हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राम एकेडमी। दिस इज योर निकिता मैम। हम सभी पढ़ रहे थे जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में हमने यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बढ़ने वाले हैं 5th यूनिट पे। कॉन्फिडेंस आ रहा है ना अब आप सभी को? कहीं ना कहीं एक एक करके कैसी यूनिट खत्म होने वाली है। 5th यूनिट होने पे आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपका हाफ सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है। तो अब जब ये सब कुछ कंप्लीट करेंगे आप, उसके बाद एमसीक्यूज कितना इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आपका कितने अच्छे से एक बेस रेडी हो जाएगा। इसलिए जितनी भी यूनिट्स है सबको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत शॉर्ट में बहुत कंसाइज और क्रिस्प डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है विद द पीडीएफ्स। तो आप उन सभी चीजों को रिवाइज कीजिए। अब हम आज से एक फ्रेश एनर्जी के साथ एक न्यू यूनिट 5 दैट इज ऑर्गेनाइजेशन और संगठन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट क्या है हमारी? यूनिट नेम इज ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। मैनेजमेंट, बेसिकली हम मैनेजमेंट किसके लिए कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं। डे 1 से हम इस चीज को अपने माइंड में कंसीडर करके रखा हुआ है हमने कि हम सभी एक ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का भाग है, क्योंकि प्रबंधन हम करेंगे ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किस लिए आवश्यकता पड़ती है प्रबंधन की? जाना था ना हम सभी ने, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रबंधन करना है। तो अब हम ऑर्गेनाइजेशन के या संगठन के आयामों को जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिक मीनिंग क्या होता है या मतलब क्या होता है, बेसिक संगठन का अर्थ क्या है। देखिए, ये जो है द इंग्लिश वर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म सुना है ना आप सभी ने? तो जो बेसिक इंग्लिश का वर्ड है इससे बनकर के बना हुआ है। अब क्या होती है ये चीजें? विच एम्प्लाइज दोज पार्ट्स ऑफ अ बॉडी जो कि म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, सिंगल फंक्शन रन कर रहे हैं। अलग अलग बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वो सभी पार्ट्स अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग फंक्शनिंग करते हुए भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। यही चीज यहाँ पर मीनिंग में बताई गई है। अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है उससे इसकी उत्पत्ति हुई, ओरिजिन हुआ। बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट है उससे हमने इसको रिप्रेजेंट किया और उससे ही हमने इस वर्ड को अडॉप्ट किया है। तो ये कहाँ से आया, ये क्लियर है आप सभी को? अब देखिए, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू, सेम एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है जो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी एग्जाम्पल में भी हमने ह्यूमन बॉडी लिया। ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स क्या है? सच एज नोज, ईयर्स, हैंड, फीट, ये सारे ऑर्गन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन ये सारे फंक्शंस कैसे करते हैं? सेपरेट फंक्शन करते हैं। नोज का फंक्शन सेपरेट है, ईयर का है, लेकिन हम ईएनटी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, एक कंबाइंड डॉक्टर होता है जो इन सारी चीजों को देखता है, लेकिन इन सबकी वर्किंग जो है, जो फंक्शनिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। रिलेटेड है कि नहीं है बॉडी के पार्ट्स? एक ही पर्सन की बॉडी में ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक साथ इंटर रिलेटेड है और एक साथ मिल करके एक हार्मनी के साथ ये सब वर्क कर रहे हैं। इसीलिए संगठन को हमने इससे जोड़ा। संगठन में भी फंक्शनिंग जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, लेकिन सब मिल करके काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। जैसे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शनिंग करते हुए भी एक सिंगल इंडिविजुअल जो पर्सन होता है उसकी बॉडी को रन करने में हेल्प करते हैं। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन एक कंप्लीट कॉम्बो है। ऑर्गेनाइजेशन को आप कंप्लीट ह्यूमन बीइंग की तरह कंसीडर कीजिए, जिसकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग जो फंक्शनिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स या ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के। समझ पाए आप इस उदाहरण के माध्यम से इसे? अब देखिए, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी, सेम चीज यहाँ पर मेंशन की गई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या दी गई है। तो यहाँ पर जो उर्विक है उन्होंने डेफिनेशन दी है। उर्विक की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटी आर नेसेसरी, what he said, what activity are necessary to any purpose of plan and rearranging them, what he said, rearranging them in a group which may be assigned to the individual। ठीक है, बेसिकली उर्विक बताना क्या चाह रहे हैं? अब देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स को कनेक्ट किया है। यहाँ पर उर्विक ने बताया है कि व्हाट एक्टिविटी आर नेसेसरी, क्या क्या एक्टिविटीज नेसेसरी है, क्या क्या फंक्शंस जो है वो नेसेसरी है, उन सभी चीजों को रीअरेंज कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में। बेसिकली क्या कर रहे हैं? रीअरेंज कर रहे हैं इन अ ग्रुप। ग्रुप जो है मल्टीपल ग्रुप्स हैं, उनमें हमने चीजों को रीअरेंज किया और
असाइन किया है इंडिविजुअल्स को, हर किसी को अपनी अपनी वर्किंग अलॉटमेंट होता है, वर्क अलॉटमेंट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। तो ये सारी वर्किंग कहाँ हो रही है? ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। तो ये क्लियर है आप सभी को? क्या बोला है? निर्धारित करना किसी भी उद्देश्य, कोई भी उद्देश्य या योजना को प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्रियाएं करनी है। जो जो क्रियाएं करनी है वो किसको अलॉट करोगे आप? श्रेणी में विभाजित करोगे, रीअरेंज करोगे और अलग अलग व्यक्तियों को सौंपोगे, अलग अलग इंडिविजुअल्स को अलॉट करोगे। तो अलग अलग इंडिविजुअल्स को उनकी वर्किंग अलॉट करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक संगठन, और संगठन की वर्किंग में हम ये करेंगे। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन आप सभी समझ सकते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन से क्या मीनिंग है। हम कंटिन्यूसली मैनेजमेंट में बार बार ऑर्गेनाइजेशन तो पढ़ ही रहे थे, संगठन का भाग तो हम थे ही, बट इन जनरल हमने उसको मीनिंग में कैसे डिफाइन किया? एज ए ह्यूमन बॉडी से डिफाइन किया, एज ए ह्यूमन बीइंग से डिफाइन किया है। अब हमने उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा, हमने उर्विक की डेफिनेशन के थ्रू समझा। उर्विक ने बेसिकली क्या बताया कि नंबर ऑफ फंक्शंस है जिन सभी को रीअरेंज करना है और इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को आपको उस वर्किंग को अलॉट करना है। और ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है वो किसके अंदर हो रही है? वो एक संगठन के अंदर हो रही है। और ये जितना भी कार्यक्रम जो भी हमने किया ये सब कुछ हो ही रहा है संगठन के अंदर और संगठन के माध्यम से। इसीलिए यही सब चीजें मिलकर के क्या कहलाती है? एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। अब देखिए हम देख रहे हैं कि संगठन की प्रकृति एवं विशेषताएं या नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन की प्रकृति कैसी होती है, किस प्रकार का होता है संगठन? संगठन जो होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हमने पहले भी पढ़ा था इस चीज को, बेसिक जब हमने यूनिट्स कवर की थी तो भी हमने जाना था कि मैनेजमेंट क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। मैनेजमेंट किसके लिए है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, संगठन के लिए है। क्योंकि हमने पढ़ी थी डिफरेंट संगठन, प्राइवेट बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडीज, एनजीओ, सभी लोग क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। जब सारे संगठनों की बात हो रही है तो यहाँ पर संगठन का बेसिक गोल क्या था? गोल ओरिएंटेड थी वो। अपने लक्ष्य उन्होंने कोई ना कोई निर्धारित किया होगा, या तो उन्होंने सोचा होगा कि इतना टर्नओवर, इतना अर्न करना है हमको अपनी कंपनी में, अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमको इतनी चाहिए। आफ्टर 5 ईयर पूछा जाता है ना आप खुद को कहाँ देखते हैं, वैसे ही कंपनी को भी आप आज से 5 साल बाद कहाँ पर देखते हैं? आप कहाँ पर स्टैब्लिश, आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप सभी प्लान करते हैं इनिशियली कि आपका बिजनेस आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद किस स्टेज पे होगा। तो आपने कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित किया होगा। अगर संगठन बना रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो व्यापार में, बिजनेस में, संगठन में जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा वो क्या होगा? गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य का होना। क्या बिना लक्ष्य के कभी भी आप अपने उद्देश्य को पा पाएंगे? लक्ष्य तो निर्धारित करना पड़ेगा, तभी तो उसके लिए काम करेंगे ना। तो लक्ष्य पता होना ही चाहिए। संगठन की पहली चीज, पहली प्रकृति, अगर लक्ष्य है तो ही हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट थिंग इज लक्ष्य या गोल ओरिएंटेड। अनदर थिंग इज, सेकेंड थिंग, एंड एग्रीगेट या एक समूह के रूप में। एक इंडिविजुअल व्यक्ति, क्या उसको आप बिजनेस का नाम देंगे या ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे? अगर एक सिंगल व्यक्ति कोई काम करता है तो उसको आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलते। जब एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा या ग्रुप्स जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो बिजनेस कहलाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल लोग काम करते हैं, हमने बार बार इस चीज को सुना है ना। कैसे काम करते हैं? किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर वो अकेला तो नहीं करेगा, उसके साथ और भी उसके पार्टनर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, वो सब इन्वॉल्व होंगे। साथ ही साथ वो एम्प्लॉयज को हायर करेंगे जिनको डिफरेंट वर्किंग अलॉट करेंगे या नहीं करेंगे? सेम स्कूल में होता है, जो फाउंडर होते हैं स्कूल के वो अलग होते हैं, प्लस वो टीचर्स को हायर करते हैं, प्रिंसिपल को हायर करते हैं, जो हेल्पिंग जो स्टाफ होता है उनको हायर करते हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर देयर, तो ग्रुप बन गया लोगों का। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। तो एक नहीं, लोगों का समूह, बहुत सारे मल्टीपल लोग। तो ऑर्गेनाइजेशन किसे बोलेंगे आप? जिसमें कि समूह रहेगा या लोग रहेंगे। थर्ड पॉइंट इज अ मीन्स एंड नॉट दी ऑब्जेक्टिव्स, या साधन के रूप में ना कि साध्य के रूप में। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश क्यों की गई है? क्योंकि आपने पर्टिकुलर कोई प्लान किया है, या तो किसी स्किल को आपने रख करके टारगेट किया है कि इस स्किल बेस्ड हमको बिजनेस करना है, या तो आपको किसी चीज की
प्रोडक्ट की सप्लाई करनी है। बिजनेस ऐसे ही होता है ना, या तो आप स्किल को सेल कर रहे होते हो कहीं ना कहीं, या तो आप किसी न किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हो। तो अब आप प्रोडक्ट को सेल करोगे या स्किल को सेल करोगे, तो आप ऑर्गेनाइजेशन को एक मीडियम के रूप में, एक साधन के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में यूज करोगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये एक मीडियम बनेगी। तो इस एज अ मीडियम हम यूज कर रहे हैं, उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज कर रहे हैं। क्लियर है ये आप सभी को? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस या संगठन एक प्रक्रिया के रूप में। ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस, हमने देखा था मैनेजमेंट इनपुट और आउटपुट के बीच की प्रोसेस है, देखा था ना हम सभी ने? क्या देखा था हमने कि इनपुट और आउटपुट के बीच की जो प्रोसेस होती है वही प्रोसेस क्या होती है हमारी? मैनेजमेंट होती है। तो मैनेजमेंट किसी लिए होता है? मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। आपने कोई गोल सेट किया है, उसको अचीव करने के लिए आपको जो भी स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके लिए आपने क्या किया? आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ऑर्गेनाइजेशन में आपने नंबर ऑफ पीपल को हायर किया, ग्रुप बनाया। अब उस ग्रुप में जो भी वर्किंग होगी, आप अपने एंड गोल तक पहुंचने के लिए जो भी प्रोसेस करेंगे उसके लिए एक एक स्टेप लेंगे। जो जो स्टेप्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे, वो सारे जो स्टेप्स आएंगे, वो सारी जो प्रोसेस आएगी, वो सब कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर हुआ वो कैसा हुआ? एज अ प्रोसेस के फॉर्म में हुआ। क्लियर है आप सभी को ये पॉइंट? अब देखिए, नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल रिलेशंस, ठीक है, या औपचारिक संबंधों की स्थापना। अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में क्या होता है? एक औपचारिक या फॉर्मल रिलेशन होता है। आप खुद सोच कर देखिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में हम एक फॉर्मल रिलेशन ना रख करके बहुत ज्यादा इनफॉर्मल रिलेशन रखेंगे, या हम क्या करेंगे, अपने जो एम्प्लॉइज या जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, अगर हम बहुत ज्यादा उनके साथ फ्रेंडली, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि फ्रेंडली नहीं होना है या हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना है, बट कहीं ना कहीं बाउंड्रीज आपको सेट करनी होती है। अगर आप फॉर्मल रिलेशन रखेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बेटर ग्रो करेगी, आप इस एग्जांपल के थ्रू समझिए। आप समझिए कि आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कोई बिजनेस है। अब आपके बिजनेस में आपके जो भी एम्प्लॉइज या सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर आपने उनके साथ इनफॉर्मल रिलेशन रखा तो वो क्या करेंगे? आपके फ्रेंड बन गए। अब वो आ करके आपसे उनकी जो पर्सनल इश्यूज हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करने लग जाएंगे। अगर आप पर्सनल इश्यूज को डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग होगी? नहीं होगी। टाइम वेस्ट होगा या नहीं होगा? अल्टीमेट गोल तो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट है, ना कि किसी की पर्सनल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। इट डजंट मीन कि आप इतना रूड हो जाएं कि किसी के पर्सनल इश्यूज से मतलब ना हो, बट टू मच इन्वॉल्वमेंट इज रॉन्ग। अगर एक्चुअल में जेन्युइन है तो ठीक है, अदरवाइज फॉर्मल रहना आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है, क्योंकि आप ऑफिस के एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छा रख पाते हैं। और किस पे ओरिएंटेड रख पाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड रहता है, वो इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं चलता। इंडिविजुअल के एम को पूरा नहीं करना है, पूरा किसको करना है? ऑर्गेनाइजेशन के एम को पूरा करना है। ऑर्गेनाइजेशन के एम को पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप वहां का जो एटमॉस्फेयर है उसको कैसा रखें, उसको इनफॉर्मल ना रखते हुए उसको फॉर्मल रखें, ताकि आपके पर्सनल डिस्कशन ना होकर के आप एग्जैक्टली वही डिस्कस करें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग है। इसीलिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है आपका ये रिलेशन कैसा रखना है? फॉर्मल रखना है। क्लियर है ये आप सभी को? अब देखिए, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल लीडरशिप एंड डायरेक्शन, या नेतृत्व और निर्देशन। यदि हम बात करें अपने भारत में, तो डिफरेंट मिनिस्टर्स आर देयर, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं या नहीं होते हैं। अब उन सबका लीडर कौन होता है? पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अगर मिनिस्टर्स भी डिफरेंट हैं, उसके बाद भी उनको एक सीनियर की आवश्यकता है, एक लीडर की जो नेतृत्व कर रहा है, जो उनको गाइड कर रहा है, निर्देश दे रहा है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लीडर क्या करता है? हमेशा गाइड करने में आपको हेल्प करता है, आपको गाइड करता है, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको काम कैसे करना है, आपका लक्ष्य क्या है, आपको बार बार रिकॉल कराता है। जब कभी भी आप डिमोटिवेट होते हैं तो आपको मोटिवेट करता है। अगर आपको कोई भी क्वायरी आती है, कोई भी डिफिकल्टी आती है, तो भी वो उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए ना जिसके पास जा करके आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सके। आपका जो कलीग होगा वो भी अपनी वर्किंग कर रहा है, तो मे बी वो आपको हेल्प ना कर पाए, लेकिन जो आपका मैनेजर होगा, जो आपका टीम लीड होगा, वो आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा, क्योंकि वो वहां पर है ही उसीलिए। इसलिए लीडर का होना आवश्यक है। अगर हम देखते हैं, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री आप सभी ने पढ़ी होगी, तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं हमने देखा ना कि जब मॉडर्न हिस्ट्री में जब लीडर्स आए,
जब जैसे जैसे एजुकेशन इंप्रूव हुआ हमारे इंडिया में तो लीडर्स आए, जब लीडर्स आए तो उन्होंने अपनी कम्युनिटीज बनाना स्टार्ट किया। सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में हम सभी ने सुना है ना, और कितने अच्छे लीडर थे वो, इसीलिए उन्होंने अपनी एक ओन जो सेना थी वो स्टार्ट करी। तो आप सभी समझ सकते हैं कि लीडर कितना इंपॉर्टेंट है, जो पूरे के पूरे लोगों को एक साथ एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे लीडर का होना आवश्यक है जो आपको निर्देश दे सके, आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन दे सके। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या आता है, लीडरशिप क्वालिटी का होना, वो किसमें होगी, लीडर में होगी। तो लीडरशिप क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन इज गिवन बाय, कौन देगा आपको डायरेक्शन, लीडर देगा 100%। अब देखिए हमने अभी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जाने ऑर्गेनाइजेशन के, अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो उद्देश्य होता है, वो क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिना ऑब्जेक्टिव के तो नहीं चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट किया है, मतलब कोई ना कोई लक्ष्य तो है, कोई ना कोई उद्देश्य है जिसकी पूर्ति के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया है। अब ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स या उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, हम उसको जानेंगे। संगठन के उद्देश्यों को जानने के लिए या उसके महत्व को जानने के लिए आपको बेसिक कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, एनकरेजमेंट टू स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। ठीक है, एनकरेजमेंट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, वर्ड देखिए किस चीज को एनकरेज कर रहे हैं आप, स्पेशलाइजेशन को या फिर विशिष्टीकरण को। अब स्पेशलाइजेशन से क्या मीनिंग है, पर्टिकुलर किसी फील्ड में आप सभी ने ग्रेजुएशन किया होगा, किसी न किसी स्पेसिफिक फील्ड में किया होगा, किसी ने आर्ट्स में किया होगा, किसी ने कॉमर्स में, किसी ने साइंस में, किसी ने मैथ्स में, बायो में, डिफरेंट फील्ड में स्पेशलाइजेशन है हम सभी का, अलग अलग डिग्रीज हमने ली है। तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने इन डिटेल, आपने अपने जीवन का 3 साल या 5 साल 11th-12th को अगर आप कंबाइन करके देखते हैं विथ ग्रेजुएशन, तो आपने 5 साल किसी विषय के विषय में पढ़ा है। तो अब आप समझ पाए आपने किस प्रकार उस सब्जेक्ट की, उस विषय की बारीकियों को पढ़ा है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य की, तो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य में पहली चीज क्या आती है, स्पेशलाइजेशन। अब क्या होता है, जब कभी भी संगठन में आप देखते हैं तो स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये हम सभी ने देखा था, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, और भी बहुत सारे भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, R&D वाला एक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला अलग पार्ट होता है। अब हर पार्ट के लिए अलग अलग एम्प्लॉइज जो उसमें स्पेशलाइजेशन है उनको हायर किया जाता है या नहीं, उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन होती है ना कि ये चीजों की रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उन्होंने उन चीजों का उतना स्टडी किया, उसका उतना नॉलेज गेन किया। अब जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट में हायरिंग तो हो गई, लेकिन उस पर्टिकुलर फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस कंटिन्यू चलता है। एम्प्लॉइज को एक ही काम को, एक प्रोजेक्ट आया, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, फिर अलग प्रोजेक्ट आया, दूसरा प्रोजेक्ट आया, तीसरा प्रोजेक्ट आया, जैसे जैसे एम्प्लॉइज बार बार सेम थीम पे काम करते जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा तो परफेक्शन बढ़ता जाएगा। अब जितनी बार अपने कोर्स को, सिलेबस को बार बार पढ़ेंगे, सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, ऐसे बोला जाता है ना कि एक बुक को 3 बार जब हम रीड कर लेते हैं तो वो चीज बहुत अच्छे से हमारी मेमोरी में बैठ जाती है। सेम इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक वर्किंग को एक पर्टिकुलर पर्सन 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार उसी वर्किंग को करता है, तो उसके एक्सपीरियंस से जो वो गेन करता है, उसके लिए वर्क करना भी इजी हो जाता है, उसका इतना इजी टास्क हो जाता है कि उसको डिफिकल्टी नहीं आती। पहली बार में उसको जो डिफिकल्टी आई, सेकेंड टाइम में और चीजें रिजॉल्व होंगी, थर्ड टाइम में वो परफेक्शन के साथ वो काम कर देगा। इसीलिए बार बार अंदर डिपार्टमेंटल स्विच नहीं होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अधिकतर जिस फील्ड में आपने वर्क किया है, आपको उसी फील्ड में जॉब मिलती है। इसलिए आप सभी समझ पाए कितनी इंपॉर्टेंस है, ताकि जो वर्किंग हो रही है उस पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फील्ड की, वो वर्किंग आपकी और अच्छे से परफेक्शन से हो पाए। परफेक्शन से होगा तो अल्टीमेटली अचीव आप ऑर्गेनाइजेशन की गोल को ही करेंगे, बट आपकी वर्किंग बहुत स्मार्ट होगी। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी या प्रबंधन कुशलता में वृद्धि। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैनेजरियल जो फंक्शन है उसमें इंक्रीज कैसे हो रहा है, अगर आप देख रहे हो कि इंक्रीज इन द मैनेजरियल एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं मैनेजरियल फंक्शंस रन करते हैं। मैनेजरियल फंक्शंस या प्रबंधन का जो तरीका होता है वो अलग अलग तरीके से हम यूज कर रहे हैं वहां पर। ये चीजें धीरे धीरे बढ़ेंगी, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में समझा। फर्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा था, स्पेशलाइजेशन पे काम हो रहा था,
अगर स्पेशलाइजेशन में काम होगा, वही पर्सन बार बार उन काम को करेगा, एक्सपीरियंस गेन करेगा, तो उसके लिए काम इजी हो जाएगा। जब उसके लिए काम इजी हो जाएगा तो वो किस तरीके से क्या करेगा, उसकी एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। वर्क एफिशिएंसी इंडिविजुअल की बढ़ेगी, ग्रुप की बढ़ेगी, सभी की बढ़ेगी, तो कंपनी के मैनेजरियल जो स्टाफ है हर किसी की वर्क एफिशिएंसी, मैनेजरियल एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और हमें करना ही इंक्रीज है, क्योंकि अगर वर्क अच्छा होगा, वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, आप अपने एंड गोल को करेक्ट टाइम पर अचीव कर पाएंगे और उससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट ही हम सभी का बेनिफिट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है, या फिर मानवीय प्रयासों का अनुकूलतम उपयोग। अब आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, मैम से बार बार ये वर्ड सुना है ना। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज तो है, तो ह्यूमन बीइंग भी तो एक रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स होता है या नहीं होता है? एचआर बोलती रहती है मैम, बेसिकली एचआर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। ऑर्गेनाइजेशन में, प्रबंधन में हम क्या करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। आपने स्टाफ रखा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास 10, 20, 50 जो भी स्टाफ अवेलेबल है, अब उतने स्टाफ से आप 50 अगर आपने एम्प्लॉइज को हायर किया है, 50 एम्प्लॉइज से आप बेस्ट वर्किंग कैसे निकलवा सकते हैं, उनसे बेस्ट तरीके से काम कैसे करवा सकते हैं। आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट कीजिए, आप उसको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कीजिए। आपने उसको डिपार्टमेंट में डिवाइड किया, वर्किंग प्रॉपर और सिस्टमेटिक फॉर्म में उनको आपने कन्वे करी, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। आप 50 मेंबर से भी वही बहुत अच्छे से काम करवा सकते हैं। हो सकता है मे बी कोई 70 या 100 लोगों को रख करके भी काम अच्छे से ना करा पाए, लेकिन आप 50 लोगों से भी 70 पीपल्स का काम कैसे बेस्ट वे में करवा पाएंगे, अगर आप उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन कन्वे करेंगे, सिस्टमेटिक अप्रोच रखेंगे। और सिस्टमेटिक अप्रोच रखना ही क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट कैसे यूज करना है ह्यूमन बीइंग का, बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी, आप इस पर्टिकुलर पार्ट को भी अच्छे से समझेंगे कि हमको लोगों से कैसे काम कराना है। हम बेसिकली अगर प्लानिंग पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, या आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन जो भी यूनिट्स आएंगी, आप सब उन सारी यूनिट्स में देखेंगे कि हम लोगों से कैसे बेटर वर्क करा पा रहे हैं। हम इन्हीं चीजों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों से काम कैसे कराना है हमको। तो अब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनसे बेस्ट वे में आप काम कैसे निकलवा सकते हैं, यही चीज हम ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका हेल्पफुल इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। अब देखिए, चूंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन आपने स्टैब्लिश की है, संगठन बनाया है, जब आपने एक प्रॉपर सिस्टमेटिक संगठन बना लिया है, तो आपके पास ट्रेनिंग देना इज क्वाइट इजी, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर सेटअप है, एक प्रॉपर प्लान है। आप अपने एम्प्लॉयज को वहां पर ट्रेन कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए जितनी भी चीजें होती हैं वो सब कुछ आप उनको सिखा सकते हैं। अगर कोई स्किल स्पेसिफिक न्यू मार्केट में आई है जो आपको अपने एम्प्लॉयज को सिखानी है, उसकी ट्रेनिंग देनी है। आप सभी ने, शायद आप सभी में से बहुत से लोग जानते होंगे कि मोस्टली एमएनसीज जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को कंपल्शन कर देती हैं कि आपको हर 6 मंथ में या 3 मंथ्स में एक ना एक जो न्यू स्किल्स आई हैं उनका कोर्स करके देना है हमको, उसका सर्टिफिकेट आप कीजिए और हमको प्रोवाइड कीजिए। वो लोग खुद फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्सेज करवाते हैं। क्यों करवाते हैं कि मार्केट में जो जो स्किल्स न्यू आ रही हैं वो उनके एम्प्लॉयज को पता होंगी, तो जब मार्केट में सिनेरियो चेंज होगा और अगर रिक्वायर्ड होगा तो वो किसी नई हायरिंग को करने की जगह अपने एम्प्लॉयज के थ्रू ही वही वर्किंग करवा लेंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। अब आप समझ पाए ऑर्गेनाइजेशन होना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर सिस्टमेटिकली आप नहीं रखेंगे तो आपका बिजनेस बिखर जाएगा, इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की, ऑर्गेनाइजेशन बन गई, तो अब आपके पास एक फिजिकल प्रॉपर सेटअप हो चुका है। उस सेटअप होने से क्या हो जाएगा, आपके पास लोग जो हैं वो सिस्टमेटिक आपके अंडर में होंगे, जिनसे आपको काम करवाना है, उनमें स्किल इंप्रूव करानी है, तो आप क्या करेंगे, उन सभी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पाएंगे। आपके पास एक बेस होगा उन सभी के लिए। तो क्लियर है ये पॉइंट आपको। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इक्वल इंपॉर्टेंस या फिर संतुलित महत्व देना। अब यहाँ पर चूंकि आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने होगी तो कहीं ना कहीं आप उन पर एक आई रख पाएंगे। अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी को आप इक्वली ट्रीट कर पाएंगे, क्योंकि एक सिस्टमेटिक अप्रोच आ गई ना आपके पास।
इसीलिए जब कभी भी वर्किंग सिस्टमेटिक होती है ना, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बोला था, अगर मोस्टली गर्ल्स जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, उनकी सारी चीजें सिस्टमेटिक अगर होती हैं तो उनके लिए इजी वर्किंग है। बॉयज क्या करते हैं, सामान यहाँ वहां रख देते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी ऐसा करते हैं, बट मोस्टली केसेस में। और फिर उनको लगता है कि अगर सारा सामान बिखरा हुआ है तो वो इजीली उसको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, बट फिर वो 10 चीजें निकालते हैं, फिर जाकर के एक चीज उनको मिलती है। तो आप सभी समझ पाए, अगर चीजें सिस्टमेटिक होंगी तो आपका टाइम सेव होगा, उस टाइम का आप यूटिलाइज कर पाएंगे। इसीलिए आपने सब्जेक्ट को भी सिस्टमेटिक रखिए, अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए कि कब कब क्या पढ़ना है, कितने दिनों में फिनिश करना है। अगर आप ये अप्रोच नहीं रखेंगे तो फिर बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, एग्जाम आ जाएगा और कोर्स नहीं हो पाएगा। इसीलिए सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो कीजिए, जैसे कि क्या करती है एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया कि इक्वल इंपॉर्टेंस आप कैसे दे पाएंगे। आप इक्वल इंपॉर्टेंस दे पाएंगे क्योंकि आपके पास एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। तो हम आप सभी चीजों को देखने के लिए हमारे पास एक सिस्टमेटिक ऑफिस है जिसमें हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पर नजर रख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो हम इक्वली ट्रीट कर पाएंगे क्योंकि डेटा होगा ना हमारे पास सभी चीजों का। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटीज कोऑर्डिनेशन या फिर समन्वय की सुविधाजनक बनाना। अब कोऑर्डिनेशन आप सभी को याद है, हमने यूनिट 1 में कोऑर्डिनेशन पढ़ा था। इवन कोऑर्डिनेशन इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हमने उसको सेपरेटली स्टडी किया और उसकी टेक्निक्स भी पढ़ी, इसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ी। तो कोऑर्डिनेशन समन्वय के बिना तो बिल्कुल भी कार्य चल ही नहीं सकता। अगर लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो बहुत सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे जिससे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा और आपकी वर्किंग प्रॉपर ऑन टाइम नहीं हो पाएगी। तो अभी अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन सेटअप प्रॉपर है तो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन ऐसे बैठ पाएगा कि आपने अलॉट कर दिया वर्क, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको पता है, अपनी अपनी वर्किंग सबको पता है, तो ईजी हो जाएगा काम। फिर क्या हो जाएगा आप सभी का, कहीं ना कहीं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा सेट हो पाएगा क्योंकि वो सब डिस्टर्ब नहीं होंगे एक दूसरे की वर्किंग को लेकर के। हर किसी को अपना काम क्लियर है, जिसको जिससे कांटेक्ट करना है अपनी वर्किंग के लिए उसको पता होगा, उसके माइंड में क्लियरिटी रहेगी कि इस लेवल पर आप वर्क करते हैं, इस डिपार्टमेंट के अंदर है, तो मुझे अगर हेल्प चाहिए अपनी पर्टिकुलर चीज में तो मुझे किससे हेल्प लेनी होगी, मुझे मेरे वर्क से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज जो डिपार्टमेंट है उससे हेल्प लेनी होगी। तो ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है किस तरीके से कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन द एक्सपांशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या उपक्रम के विस्तार में सहायक। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव और गोल है कि उसको एक्सपांशन करना है, देखिए आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हो गया, दायरा जो है वो विस्तृत हो गया या बड़ा हो गया। अब बिजनेस जो है नेशनल लेवल पे तो केवल रह नहीं गया है, अब तो इंटरनेशनली भी बिजनेस करने के लिए आप सोचते हैं। तो जब आप एक स्टेट से स्टार्ट करते हैं तो अनदर स्टेट से आप अनदर कंट्री भी प्लान करेंगे। बिजनेस के एक्सपांशन के लिए भी आपको प्रॉपर टीम चाहिए और पूरी टीम को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक साथ एक सीरीज में लेके आने के लिए क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। आपको प्रॉपर सेटअप चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का या नहीं चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करते हैं तो वो हमको हेल्प करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के एक्सपांशन में। क्लियर है। अब नेक्स्ट इज प्रिवेंट्स करप्शन या भ्रष्टाचार को रोकना। अगर आप सभी आई रख पा रहे हैं क्योंकि आपने वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, आपने डिवाइडेशन किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉट की हैं, तो आपका कंट्रोल होगा या नहीं होगा, 100% होगा। अगर वर्किंग को आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से रखा है तो आप कहीं ना कहीं एक आई उन पर रख सकते हैं, और अगर आप उन सभी पर एक आई रख सकते हैं, उन सभी को देख सकते हैं, तो फिर क्या होगा, करप्शन और भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना करप्टेड ही नहीं हो पाएगा ना, चीजें अंडर कंट्रोल चल रही हैं। आपने डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए, डिपार्टमेंट्स में भी लीडर्स दे दिए, ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है इनका लीडर ये लीड कर रहा है, वो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनका एक लीडर होगा, एचआर डिपार्टमेंट है उनका लीडर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब आप अगर हेड पोजीशन पे हैं तो क्या होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो लीडर्स हैं वो आकर के आपको रिपोर्ट करेंगे। तो ये जो एक प्रॉपर हायरार्की है उसके कारण क्या हो जाएगा, आपके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा सारे डिपार्टमेंट्स का, आपके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा तो करप्शन होने के चांसेस कैसे हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे, करप्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने फ्रीडम टोटल दे दी, किसी को भी आपने अलॉट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, क्या आप इतने सारे लोगों को मैनेज कर पाएंगे सिंगल हैंडेडली, आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की जाती है प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए।
क्लियर है ये पॉइंट आप सभी को, किस तरीके से करप्शन रुक पाएगा? नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन विद द एनवायरमेंट या वातावरण में सामंजस्य। हम सभी ने देखा था एनवायरमेंटल चेंजेस कैसे हो रहे थे, देखा था या नहीं देखा था? यूनिट 3 हमने क्या पढ़ी थी? बिजनेस एनवायरमेंट और इकोनॉमिक एनवायरमेंट इंडिया का हमने ये पढ़ा था। अब एनवायरमेंटल चेंजेस कैसे होते हैं, 2 टाइप्स के देखे थे हमने, एक्सटर्नल और इंटरनल। जिस किसी ने भी नहीं पढ़ा है वो यूनिट्स पढ़ लीजिए, सीक्वेंस में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। इसीलिए अब देखिए हमने क्या देखा यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन विद द एनवायरमेंट, जो बाह्य वातावरण में, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनली जो चेंजेस हो रहे हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। अब ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंटल चेंजेस जो हो रहे हैं उनके साथ हमको एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन। एक्सटर्नल एनवायरमेंट आप सभी को याद है ना, क्या बताए थे हमने? एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या थे? एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो था वो था हमारा सोशियो, ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल, ये सारे एनवायरमेंट पढ़े थे या नहीं पढ़े थे हमने? अब ये सारे एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर अफेक्ट डाल रहे हैं, इन सारी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप रखा है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप से ये जब भी इफेक्ट करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आप बैलेंस कर ले जाओगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो कभी भी उसको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन का बेस इतना स्ट्रांग है, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इतना फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, इसीलिए आप कोऑर्डिनेट कर पाओगे। आप बाहर जो भी चेंज होंगे ना, आपको अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस रहेगा कहीं ना कहीं, इसीलिए ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है हेल्प इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, और एडवांसमेंट या तकनीकी सुधार के उपयोग में सहायक। अब हेल्प इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट चलता है डे बाय डे या नहीं चलता है? आजकल तकनीकी कितना ज्यादा प्रभाव आ गया है, आजकल आप हर क्षेत्र में देखिए टेक्नोलॉजिकल डिजिटलाइजेशन होने के बाद बहुत सारी चीजें जो है वो टेक्निकली डील करी जा रही हैं, जैसे कि हमारी क्लास ही देख लीजिए। तो अब जो भी टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट आएगा, जो भी टेक्नोलॉजिकली चीजें चेंज होंगी, आप उसके साथ भी एक बेटर कोऑर्डिनेशन सेटअप कर पाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ट्रेनिंग भी दे पाएंगे ना अपने एम्प्लॉयज को, जो भी स्किल रिक्वायर्ड है वो सारी स्किल्स दे पाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं जब एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर सेटअप होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या हेल्प मिलती है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये भी एनवायरमेंट का ही पार्ट है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट का पार्ट है या नहीं है? हमने पढ़ा था ना, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन चीजों के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो पा रहा है। तो संगठन में क्या होगा, जो भी तकनीकी परिवर्तन भी आ रहे हैं बाह्य वातावरण से, उनके साथ भी आप कहीं ना कहीं एक तालमेल बिठाने में सक्षम हो पाएंगे। आप इतना घबराएंगे नहीं ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी डगमगाएगी, क्योंकि आपने खुद को इतना तैयार रखा हुआ है ऑलरेडी हर स्थिति से लड़ने के लिए। संगठन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल भी रखिए कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, आप उन चीजों को अडॉप्ट कर सके, एक्सेप्टेबिलिटी आ सके, और आप ग्रोथ आपकी रुके ना, आपका बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहे। ऑर्गेनाइजेशन में यही इंपॉर्टेंट है। अब बिजनेस करना है तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म तो प्रॉपर और सिस्टमेटिक करनी ही पड़ेगी। क्लियर है आप सभी को ये वाला पॉइंट? देखिए अभी तक हमने जितनी भी यूनिट्स पढ़ी हैं वो सभी यूनिट्स में हमने बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। आगे की यूनिट्स भी हमारी इसी तरीके से चलेंगी, कंप्लीट कोर्स आप सभी को मिलेगा, वरीड नहीं होना है। एमसीक्यूज को लेकर के कोई भी शंका, डाउट अपने मन में मत रखो, एमसीक्यूज भी हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। इंट्रोडक्शन की क्लास देख लीजिए, मैंने बताया है किस तरीके से मैं पढ़ाने वाली हूँ। एमसीक्यूज आपका नहीं छूटेगा, बिल्कुल भी मत घबराओ। टॉपिक पढ़ोगे, सेंस डेवलप होगा सॉल्व करने का, सब्जेक्ट का नॉलेज होगा तो एमसीक्यूज अच्छे से कर पाओगे। डायरेक्टली पढ़ लो एमसीक्यूज, कुछ समझ में नहीं आएगा। हमें पता तो है नहीं क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या एमसीक्यूज आएगा, हम जब तक टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम किस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो इस मिथ या गलत फहमी में मत रहिए कि आप डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे और आप एग्जाम को बहुत अच्छे से मैनेजमेंट में आप स्कोर कर लेंगे। आप ये बेस पढ़िए, इन चीजों को समझिए, तभी वो सेंस डेवलप हो पाएगा आप सभी के अंदर। इसीलिए डायरेक्ट एमसीक्यूज पे जंप मत कीजिए, बेसिक को पढ़िए, एमसीक्यूज भी हम पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, आगे हमारा यूनिट का जो भी पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।